नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए आज के खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मोरबी के रेलवे स्टेशन रोड पर दो गुटों के बीच एक भिड़ंत में एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से टक्कर मार दी। घटना में एक अज्ञात स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी, जिसमें 4 से अधिक लोग सवार थे। इस हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और पुरानी दुश्मनी के मामले की भी जांच जारी है। गुजरात में मोरबी एलसीबी की टीम गश्त पर थी, तभी टाटा ट्रेलर RJ27 GB2539 में मिट्टी भरकर ट्रेलर के नीचे चोरखाना में विदेशी शराब भरी हुई थी। अहमदाबाद से मोरबी आने की सूचना मिलने पर एलसीबी टीम ने निगरानी रखी और हलवद मोरबी चौकड़ी के पास से गुजर रहे ट्रक को रोका। 48 जॉनी वॉकर विस्की बोतल कीमती 86,400 रुपये, 24 सिग्नेचर विस्की बोतल कीमत 19,680 रुपये और 10 बियर सहित कुल शराब कीमती 1,13,280 रुपये है। तभी पुलिस ने ट्रक सहित शराब की मात्रा और 6,18,280 रुपये का माल जब्त कर लिया और ट्रक चालक तख्त सिंह शंभू सिंह निवासी राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही माल ऑर्डर करने वाले आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर भी प्राप्त किया। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यह मामला राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 3 का है, जहां मेंटेनेंस के नाम पर खंभों से जलती हुई स्ट्रीट लाइट गायब है। लाखों का बजट पास होने के बाद भी जर्जर खंबे और उनमें लिपटे खुले तार बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। जोन 3 के इस बड़े भ्रष्टाचार के उजागर होने पर सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा खेला इन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। प्रकाश की जो व्यवस्था है वो एकदम चरमराती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हॉर्नबिल टीवी ने जो नाट की जो मार प्रकाश की व्यवस्था दिखाई थी, तार खुली, पोल क्षतिग्रस्त, लाइटें गायब, जो अभी तक उसका आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं आया। यही हाल जोन 3 मार प्रकाश का हो रखा है। लाइटें खुली, लाइटें गायब, तार खुली, पोल क्षतिग्रस्त। एक पोल नहीं, दर्जनों पोल क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। तारें वीआईपी जगह पर खुली हैं, कई जगह पर सैकड़ों लाइटें गायब हो रखी हैं। जो वहां पर अवर अभियंता तैनात हैं, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही, क्योंकि जोन उन्हीं के जिम्मे आता है, लेकिन वो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा पा रहे। वो सिर्फ एसी कमरों पर, फाइलों पर सिर्फ उनकी जो जिम्मेदारी है वो फाइलों पर नजर आती हुई दिखाई दे रही। जिस तरीके से मार प्रकाश की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगी है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कई बार फटकार भी लगाई है मार प्रकाश को लेकर, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही? क्योंकि पिछले साल विधानसभा पे ये मुद्दा जरूर उठाया गया था। एक बच्ची की करंट लगने से बारिश में करंट उतर गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तार खुली हुई थी मार प्रकाश के खंबे की, उसी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जो मुद्दा विधानसभा पर उठाया गया था, बीजेपी के विधायक ने उठाया था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से मार प्रकाश अपनी व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बड़ी दिखा रहा है। आखिरकार जो जिम्मेदार हैं वो आखिरकार अपनी लापरवाही क्यों दिखा रहे हैं? बारिश का माहौल है राजधानी में, लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है। जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से तारें जो खुली हैं, कहीं ना कहीं खंभों से करंट उतर सकता है और जिससे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि मार प्रकाश जिस तरीके से हादसे को दावत दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है।
क्योंकि जोन 3 में जिस तरीके से जिम्मेदार जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही जरूर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं बड़े स्तर पर पोल एकदम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, एकदम गल गए हैं, कभी भी वो पोल गिर सकते हैं। तारे बड़ी पैमाने पर खुले, जो तारे खुली हैं वो केबलें खुली पड़ी है, बड़े नो टेपिंग, वहां पर टेप भी नहीं लगाया गया। जबकि अपर नगर आयुक्त ने साफ तौर पर जो बैठक की थी मार प्रकाश की, उसमें 3 दिन का समय दिया था कि सभी जोनों पर जो पोलो जो तारे खुली हैं उन पे टेपिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। तारे आज की भी वैसे की वैसी ही खुली पड़ी, कई जगह पर तारे खुली पड़ी। आखिरकार जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आरआर पर भी जो जिम्मेदार बैठते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो भी एसी कमरों पर बैठकर मजा ले रहे हैं। आखिरकार कब तक ऐसे फाइलों पर खाना पूर्ति होता रहेगा, और जो लाइटें गायब, पोल क्षतिग्रस्त, तारे खुली, उनका जवाब कौन देगा? क्योंकि अब देखना होगा क्या आगे प्रक्रिया होती, क्योंकि ये बड़ा विषय है मार प्रकाश के लिए। जोन 3 में जिस तरीके से बड़ी लापरवाही है वो अवरवंता की दिखाई दे रही है कि आखिरकार अब देखना होगा इसके आगे क्या विभाग निर्णय लेता है, ये देखने वाला विषय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ के जोन 8 में भी नाले सफाई को लेकर चल रहा है एक बड़ा खेल। जिन जिम्मेदारों को नाले सफाई के लिए काम दिया गया है वे नहीं निभा पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। मंत्री और डीएम निरीक्षण करे, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी मेहनत और काम सिर्फ फाइलों पर ही दिखाते हैं और खाना पूर्ति करते हैं। बारिश होने के बाद जल भराव हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं है। ऐसे एसी कमरों में बैठकर ये सब करते हैं मज़े। आशियाना नाले का हाल देखिए और रुचिखंड सेंट जोसेफ स्कूल के सामने का हाल देखिए। आखिरकार बारिश में लाखों रुपए का बजट पास होने के बाद भी ज़मीनी हकीकत पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जिम्मेदारों का काम? नगर विकास मंत्री और नगर आयुक्त की शक्ति के बाद भी इन जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आइए इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। बारिश के बाद जोन 8 की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही है। आपको बताओ, जिस तरीके से सफाई की जिम्मेदारी का काम जिन जिन जिम्मेदारों को दिया गया था वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। नाले बजबजा रहे, सड़कों में कूड़ा बजबजाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे अभियंत्रण विभाग की बात करें, चाहे आरआर के पास जो नाले गए थे, चाहे स्वास्थ्य विभाग के पास जो नालियां गई, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। सड़कों पे जमकर जल भराव है। और आपको बताऊं, जोन 8 के जो जोन ऑफिस है वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के पास के नाले एकदम भरे पड़े हैं। कोई निकालने की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई वहां पर मौजूद है, ना कोई सफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हॉर्नबिल टीवी ने जब वहां पर जाकर रियलिटी चेक किए तो साफ तौर पर वहां पर जोन 8 पर गंदगी का जो अंबार है वो काफी ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे दो मंत्री फील्ड पर निरीक्षण कर रहे हैं, डीएम निरीक्षण कर रहे हैं लखनऊ के, उसके बाद भी नगर आयुक्त खुद निरीक्षण करते, खुद बैठक करते, वो सुबह 6 बजे से लगातार फील्ड पर उतर जाते हैं और साफ सफाई को लेकर निरीक्षण करते रहते हैं। लेकिन जो जोन 8 के जिम्मेदार है वो आंखों में पट्टी बांधकर फाइलों में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि जोन 8 की जो तस्वीरें हैं वो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जोन 8 में नाले की सफाई नहीं हो पाई, जिसके कारण जल भराव हो रहा है, बिल्कुल भी अभी भी तस्वीरें वहां की तस वहां बनी पड़ी हैं। आखिरकार इन जिम्मेदारों को जो काम दिया गया था वो क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? क्योंकि बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से एसी कमरों पर बैठकर सिर्फ फाइलों पर साइन करते रहते हैं, आखिरकार अब ये देखना होगा आखिरकार क्यों नहीं सफाई हो, क्या अब देखना होता है नगर आयुक्त की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि 4-4 दिन कूड़ा वहां बजबताता रहता है, कोई अधिकारी को कोई असर नहीं पड़ता। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बीजेपी के शिक्षक एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल और खुलकर किया अपने गुस्से को जाहिर। एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें उन्होंने एसडीएम नरैनी के कार्यालय में काम कराने के लिए पहुंचकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। तिवारी ने बताया कि उनके विरोध का मुख्य कारण यह है कि उनकी बात से संतुष्ट न होकर किसानों की ज़मीन को अकृषिक करने के लिए 4 साल से कॉलेज का फाइल कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि काम करवाने के लिए पैसा न देने पर कार्य नहीं होता है। इस मामले पर अब एसडीएम कार्यालय में गहराई से जांच की जा रही है। मैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, मैं शिक्षक विधायक हूँ यहाँ से झांसी से लेकर के इलाहाबाद तक का।
और मैं एक कॉलेज में यहाँ चला रहा हूँ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महाविद्यालय। उस महाविद्यालय की फाइल पड़ी हुई है 143 होने के लिए, मतलब लैंड यूज होने के, आकर्षक होने के लिए, और 4 साल से चक्कर लगवा रहे हैं ये लोग भाई। है पता नहीं, रोज कागज कुछ ना कुछ, 4 साल से। अरे चाहते तभी तक बना देते। मेरा काम नहीं हो रहा था, आप जनता का काम क्या कर देते होंगे? है दारू में, बालू में, रिश्वत में मस्त है जनता, त्रस्त है। यहाँ के किसी तहसीलदार नायबों से आपकी वार्ता हुई? मेरी सबसे वार्ता हुई, मैं आज एसडीएम से भी वार्ता हुई। मैंने कहा था भैया तरह से फोन करके, एसडीएम मैं पहुंच रहा हूँ, अपने मातहतों को कह दो कि मेरे कागज निकाल करके दे दें। इनसे बात हुई है, मैं तहसीलदार से बात हुई है, बोले हमने करके दे दिया है तहसीलदार उसको, एसडीएम को। कोई पता फाइल बता नहीं रहे, एक भी फाइल का पता नहीं बता रहे हैं कोई। तो क्या वो आपकी पत्रावली यहाँ से गायब? पता ही नहीं पत्रावली है, गायब है कि नहीं है। अगर पैसा, जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये लैंड यूज नहीं चेंज करेंगे या आकर्षक नहीं बनाएंगे। और आज तक 4 साल हो गए मेरी फाइल को। बता 4 साल में अगर आकर्षक हुई विधायक की फाइल, तो जनता की क्या होगी? पहले बताइए, क्यों फंसी हुई है, कहाँ फंसी हुई है, कौन से ऐसे कागज है भाई? एक बार, पहली बार नहीं हो रहा है। उस कॉलेज की उन नंबरों का 3 बार लैंड यूज हो चुका है, वो आकर्षक में परिवर्तित हो चुकी है। अब उन्हीं कागजों के आधार पर कर दो। रोज नए कागज मंगाने का केवल कुछ नहीं, हैरेस करने का मामला है। जब विधायक को हैरेस कर सकते हो तो जनता क्यों नहीं हैरेस करोगे तुम लोग? तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की नृशंस हत्या के बाद चेन्नई पुलिस को गैंगस्टर आर्कोट सुरेश के सहयोगियों की संलिप्तता का संदेह है, जिनकी पिछले साल अगस्त में हत्या कर दी गई थी। तमिलनाडु बसपा प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार शाम चेन्नई के पेरंबूर स्थित उनके आवास के पास अज्ञात लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे के संदिग्ध मकसद पर प्रकाश डालते हुए एसपी गर्ग ने उल्लेख किया कि गैंगस्टर आर्कोट सुरेश के सहयोगियों, जिनकी पिछली साल हत्या कर दी गई थी, का मानना है कि यह आर्मस्ट्रांग द्वारा साजिश रची गई थी। So, as we said earlier, 8 people were secured yesterday. Suspects were stored yesterday. After sustained interrogation and due analysis and due diligence of the facts and circumstances as pertaining to each of the suspects, we have arrested those 8 people and we have seized 7 blood-stained weapons from them, 1 Zomato T-shirt and Zomato bag, and 3 bikes, which were prima facie used in the commission of the offence. In continuation of the same, the special teams, 10 special teams formed by Greater Chennai Police, have also been able to secure 3 more suspects. After again the same similar process of sustained interrogation and thorough due diligence process, we will take a call on whether there is a complicity of these 3 suspects, and then accordingly we will decide upon the arrest or otherwise of these 3 people. The preliminary investigation conducted so far as of now, the motive prima facie, which appears to be based on, as I said, different types of analysis, is the murder of 2023 in August, when Arcot Suresh was murdered by a gang, which the family and the associates of Arcot Suresh feel that they believe that it was done under the direction or sort of with the in conspiracy with Mr. Armstrong, who was murdered yesterday, by the associates of Arcot Suresh. Even his own brother is involved, and he has been arrested by us yesterday. So that is the... Yes, we are duly aware of that, and definitely, as I said, 10 teams have been formed. Apart from that, also we'll see which areas to cover, which other antisocial elements we should have more watch than earlier, where the watch can be reduced or increased. So depending upon the analysis and further process, further intelligence collection, our colleagues who give us lot of intelligence, who give lot of useful inputs, a lot of sources come, informants come, all of us work as a team. So we'll work on that, and definitely we'll try to prevent further issues. See,
while saying that, like, there should be something to base your this thing. There should be a base that, like you say something, now there is a base, you ask me a question. So I am replying. There has to be some evidence to depend upon that, so that then you can of course make an allegation. So as of now, there is, as I said, the whole machinery, whether it is law and order machinery or whether there are our sister wings of Tamil Nadu Police under the able guidance of Tamil Nadu government, we all have been working as a team. And in 24 hours time, you can see 8 accused and 3 suspects have been secured, arrested. And the huge problem, huge issues today, you have seen reasonably tense atmosphere was there initially, but police was able to sort of control everything. There was not a bit of issues or law and order machinery everywhere, which speaks volumes about the police functioning and overall administration. Thank you. मणिपुर के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी सांसदों के लगातार दबाव के बाद प्रधानमंत्री को मणिपुर मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उन्होंने पुष्टि की कि राहुल गांधी हिंसा प्रभावित स्थिति का जायजा लेने के लिए पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र का दौरा करेंगे। चोडनकर ने कहा कि यह यात्रा भारत के प्रधानमंत्री को भी मणिपुर का दौरा करने के लिए मजबूर करेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल मई से हिंसा भड़कने के बाद से राहुल तीसरी बार राज्य का दौरा करेंगे। मणिपुर में राहुल गांधी सबसे पहले हिंसाग्रस्त जिरीबाम जिले का दौरा करेंगे, जहां 6 जून को ताज़ा हिंसा भड़की थी। इसके बाद वह राहत शिविरों का दौरा करेंगे और जिरीबाम में कैदियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद गांधी के वंशज का कांगपोकपी, चुराचंदपुर और इम्फाल सहित अन्य स्थानों का दौरा करने का कार्यक्रम है। राहुल गांधी का मणिपुर के राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री एन बीरेन से मुलाकात की कोई योजना नहीं है। गिरीश चोडनकर ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के पीछे कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाया है, उसके बाद इसे एन बीरेन सिंह सरकार पर दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि एन बीरेन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि उनके इस्तीफे की अटकलें फर्जी है। Rahul ji will come here with again the message of love, and as our PCC president has already announced the program, so we and you should not see this visit as a political. It is BJP who select the state based on the political power of the states, where there are more Lok Sabha seats. But Rahul ji chose Manipur on humanitarian ground. He felt it is necessary that instead of going behind the power and where the more seats are there, he will go where the people need him, where peace is necessary, where love is necessary. And so he chose Manipur to visit. An entire day is going to spend with people of Manipur. So he is specially coming to meet the people of Manipur. And we are very grateful that our leader chose Manipur. After getting elected as a Prime Minister, he chose foreign country, but not Manipur. So Manipur was not a priority for him, and Manipur is not the priority for him. And I hope, and we, all the leaders here from Manipur also hope, that this visit, at least of Rahul ji after becoming the leader of opposition, will at least make or realize our Prime Minister to come and visit Manipur where he is needed the most, so that all together can bring that peace back to Manipur. Rahul ji is trying, is making all his efforts, but if the Prime Minister also has to think like what Rahul ji is thinking, I think soon we can find peace in Manipur. He has to come here, listen to the pains,
listen to the agony that people of Manipur has gone through during last 1 year. I hope Rahul ji will wake them up, at least in his third visit after becoming the leader of opposition. So all the detailed programs are given, and people of Manipur are also in charge to listen. Thank you. Hello sir. Thank you, Girish. Sir, hello sir. Sir, question am ka hangaw kita ulit. Greeting. Sir, Girish sir, we are meeting you once again. Welcome to Manipur first of all. Sir, just one question. अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।